नेक्स्ट टॉपिक हमारा ए बी इनिशियो मेथड है। सेमी इंपिरिकल मेथड्स देखे थे, वो सेट्स ऑफ मेथड्स थे। इसी तरह जो ए बी इनिशियो मेथड है ये भी सेट्स ऑफ मेथड्स हैं। मेथड ये ए बी इनिशियो जो है ये लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग है फ्रॉम द बिगनिंग। अब ये जो ए बी इनिशियो मेथड्स हैं थ्योरेटिकल प्रिंसिपल से डिराइव्ड हैं। इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज़ नहीं होता। जब मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जो एक एम्पिरिकल मेथड था, सेकंड वन सेमी एम्पिरिकल मेथड था, थर्ड वन ए बी इनिशियो मेथड था। तो जो एम्पिरिकल मेथड है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है। सेमी एम्पिरिकल में कुछ एक्सपेरिमेंटल होता है पार्ट और उसका कुछ पार्ट जो है वो हमारे पास थ्योरेटिकल होता है। जो ए बी इनिशियो है इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल पार्ट नहीं होता, ये प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड है, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल बेस्ड है। और इसमें जितने रिजल्ट्स आए हैं वो उसका कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा से लिंक नहीं है। हम लोग इसमें अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस करते हैं या अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस करते हैं कि जो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है वो क्वांटम केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। तो इसके जितने प्रिंसिपल्स हैं ये सारे डिराइव्ड हैं क्वांटम से। तो क्वांटम के अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन से हम लोग ए बी इनिशियो मेथड को स्टडी करते हैं। और यहाँ पर जितनी भी हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं वो मोस्टली हमारे पास मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन होती हैं। कोई सिंपलर फंक्शन होता है या कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसको हम सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेट आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी इनिशियो मेथड में हम यही करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करके, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम इनसे कोई भी इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्वांटम लेवल पर स्टडी करने के लिए हम इन ए बी इनिशियो मेथड का यूज़ करते हैं। हार्टी-फॉक कैलकुलेशन या इसे कहते हैं हार्टी-फॉक अप्रॉक्सीमेशन। तो ये सबसे हमारे पास जो कॉमन ए बी इनिशियो मेथड है वो हार्टी-फॉक मेथड है। तो हार्टी-फॉक में हम दो अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है वो सेंट्रल फील्ड अप्रॉक्सीमेशन है, इसे हम प्राइमरी अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास कोलम्बिक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हम स्टडी करते हैं। तो वेरिएशनल मेथड में हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट एनर्जी आती है वो एनर्जी कैलकुलेटेड के जो अप्रॉक्सीमेट एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी वो हमारे पास एग्जैक्ट एनर्जी के या तो इक्वल आती है या ग्रेटर आती है। तो यहाँ पर हम सेंट्रल फील्ड अप्रॉक्सीमेशन में वेरिएशनल कैलकुलेशन यूज करके भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्टीज। वन हार्टी जो है वो इक्वल होता है 27.2116 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो हमारे पास जो सेंट्रल फील्ड अप्रॉक्सीमेशन हम यूज करते हैं उससे जो एनर्जी आती है वो हमेशा हार्टी-फॉक एनर्जी से ग्रेटर होती है या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। सेकंड जो अप्रॉक्सीमेशन हम यूज करते हैं वो अप्रॉक्सीमेशन है हम कि वेव फंक्शन जो है उसको हम किसी मैथमेटिकल फंक्शन में डिस्क्राइब करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने सेमी एम्पिरिकल फर्स्ट मेथड, उसमें हम कोई भी वेव फंक्शन जो है उसे किसी बेसिस फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब हम वेव फंक्शन हम किसी मैथमेटिकल फंक्शन से डिस्क्राइब करते हैं किसी भी वेव फंक्शन को। क्योंकि जो वेव फंक्शन जो है वो एग्जैक्टली नोन इसलिए नहीं होते क्योंकि हमें नहीं पता कि वो उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी या हमारे पास एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। हम उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता होता। तो यहाँ पर जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है गॉसियन टाइप ऑर्बिटल्स का। अब ये जो हार्टी-फॉक मेथड है इसका एडवांटेज एक ये है कि इससे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हम उसको स्टडी कर सकते हैं। मतलब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखी थी कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम जैसे ही मोर देन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हैं तो हमारे लिए उसको सॉल्व करना ईजी नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले जो हमारे पास मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको हम लोग सिंपलर इलेक्ट्रॉन्स में या वन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हम उसको सॉल्व करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हम वेव फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फिर हम उसे कंबाइन कर लेते हैं और ऑर्बिटल्स के बिहेवियर को फिर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग हार्टी-फॉक इक्वेशन। अब हमारे पास हार्टी-फॉक इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि जो गॉसियन फंक्शंस हैं, गॉसियन फंक्शन जैसे मैंने पहले बताया लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो होता है,
तो हम उसको किसी एंगुलर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री आ जाती है। हमारे पास जो गॉसियन फंक्शंस हैं उसको हमने एंगुलर फंक्शन किसी भी ऑर्बिटल की सिमेट्री देखनी है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वो सिमेट्री हमारे पास एंगुलर टर्म में, अगर एंगुलर टर्म में हमारे पास वो सिमेट्री कांस्टेंट है, इसका मतलब है हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो एस ऑर्बिटल होगा। इसी तरह अगर वो 3 एक्सिस में है, एक्स वाई जी में है, तो वो पी सिमेट्री में होगा। और अगर वो एक्स वाई वाई जी जी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरह वाली सिमेट्री है तो वो हमारे पास डी में आ जाएगा और इसी तरह आगे चलता रहेगा। हम इसकी सिमेट्री को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम इन ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर लेते हैं डिटर्मिनेंट में। हम इन ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन दो चीज़ों को हमने माइंड में रखना है कि हमने क्वांटम मैकेनिकल जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। क्वांटम मैकेनिकल रिक्वायरमेंट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए, वो डिफ्रेंशिएट, हम उन्हें इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। और सेकंड जो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट है कि वेव फंक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हैं हार्टी-फॉक कैलकुलेशन में। अब हमारे पास ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ऑर्बिटल कोफिशिएंट्स हैं हम उनका इनिशियल गेस लेते हैं, ठीक है, कि ऑर्बिटल कोफिशिएंट कौन सा हो सकता है। उसके लिए हम सेमी इंपिरिकल मेथड्स यूज करते हैं। जो हमने इतने सारे सेमी इंपिरिकल मेथड्स पढ़े थे कल, उनमें से जो सुटेबल होगा हमारे पास हम उसको यूज कर लेते हैं। अब उस मेथड से हम इनिशियल गेस ले लेंगे ऑर्बिटल कोफिशिएंट्स का, फिर हम उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और हम सेट ऑफ ऑर्बिटल कोफिशिएंट्स बना लेंगे। अब उस एनर्जी से फर्दर हम ऑर्बिटल कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर उसकी एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग इस प्रोसीजर को बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारे पास एक कांस्टेंट फॉर्म ऑफ या कांस्टेंट एनर्जी आ जाए या ऑर्बिटल कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट हो जाए नेक्स्ट हमारे पास रिपीटिंग पे। तो इस तरह की कैलकुलेशन को हम कहते हैं कन्वर्ज कैलकुलेशन। तो मोस्टली ऐसा होता है कि कन्वर्ज कैलकुलेशन आती नहीं है, मतलब हम ये कहते हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि जो कैलकुलेशन आए वो कन्वर्ज हो। तो जो रिपीटिव प्रोसेस है हमारे पास उसको हम कहते हैं सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड प्रोसीजर। दो टेक्निक्स हम यूज करते हैं जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन है अनरिस्ट्रिक्टेड हार्टी-फॉक वेव फंक्शन, इसे हम लोग UHF भी कहते हैं। सेकेंड वन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ओपन शेल हार्टी-फॉक मेथड, इसे ROHF भी कहते हैं। तो फर्स्ट वन मेथड जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम 2 कंप्लीट सेपरेट सेट लेते हैं ऑर्बिटल्स के। इसका मतलब है कि जो पेयर ले लिया ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो हमारे पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेस में जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं होगी। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर कंटेमिनेशन कॉज हो जाती है, स्पिन एरर की वजह से होती है, मतलब दोनों की स्पिन डिफरेंट होगी। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन में एरर आते हैं, जो इससे रिजल्ट्स आते हैं, जब रिजल्ट स्टार्ट में एरर आ गया, इससे जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। सेकंड मेथड जो है वो हमारे पास होता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मतलब उनकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट नहीं होती, तो ऐसे केस में कोई स्पिन कंटेमिनेशन नहीं होती। सेकंड मेथड है ROHF, ये मोर डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू UHF, क्योंकि इसमें हमें बहुत CPU टाइम मतलब प्रोसेसिंग टाइम इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है।